हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आई होप आप सभी को वो तीनों टर्म्स बहुत अच्छे से समझ आ गई हों। आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। पिछली क्लास में एक डिस्कशन हो रहा था कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को लेकर, है ना, दैट व्हाट आर कंजर्वेटिव फोर्स एंड व्हाई दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर। हम इसे कैसे प्रूव करेंगे कि हाँ ये कंजर्वेटिव है। जैसे क्लास 11th में हमने ग्रेविटेशन को प्रूव किया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। याद है, 3 अलग अलग डायग्राम बनाए थे। एक बॉडी को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेके गए अलग अलग पाथ से। हर रास्ते से अगर सेम वर्क करना पड़ा तो वो कंजर्वेटिव फोर्स हो जा रहा था। कुछ ऐसा ही हम आज की क्लास में करने वाले हैं। आज सिर्फ हम यही छोटा सा लेक्चर होगा, ज्यादा लंबा नहीं है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही डिस्कस करेंगे व्हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। सो लेट्स बिगिन। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर चैप्टर नंबर 2 का ही टॉपिक है। पिछली क्लास में जो बेसिक टर्म्स थे उसके आगे हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो आइए चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स नाम से क्या पता चल रहा है। नाम में कंजर्व आ रहा है, सो इट हैज समथिंग टू डू विद टू कंजर्व समथिंग। किस चीज के कंजर्वेशन की यहां बात चल रही है, यही हमें देखना है। और ये समझ में आ गया तो ये टॉपिक फिर आसान हो जाएगा। कंजर्वेटिव फोर्स में हम बात करते हैं वर्क को कंजर्व करने की। मतलब देखो, कोई फोर्स होगा, इट मे बी ग्रेविटेशन फोर्स, इट मे बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट मे बी स्प्रिंग फोर्स, एनी फोर्स यू कैन बी। फोर्स कुछ वर्क करता है। कैसे करेगा? अप्लाई होगा तो कुछ डिस्प्लेसमेंट कराई बॉडी में, बॉडी पे फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुई तो कुछ वर्क हुआ। एंड वर्क, तो फोर्स ने कुछ वर्क किया, एंड इफ दिस वर्क गेट स्टोर्ड, इफ इट इज स्टोर्ड, किसकी बात चल रही है? वर्क की बात चल रही है। अगर ये वर्क जो हुआ ये स्टोर हो जाए, ये स्टोर हो जाए या फिर ये कंजर्व हो जाए, एक ही बात है, वेस्ट ना हो, जो वर्क हुआ वो कंजर्व हो गया, तो हम कहेंगे जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है। नहीं आया ना समझ? कोई बात नहीं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से मेरे हाथ में एक मार्कर है, इस मार्कर से स्टार्ट करता हूं। ये अभी लेट्स से ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल पे रखा हुआ है। अब अगर मैं इसे कुछ h हाइट अटेन करवाता हूं, मैंने इसको ग्राउंड से उठा के कुछ h हाइट ऊपर लेके चला गया, ठीक है, h हाइट ऊपर ले गया, तो किसने वर्क किया? मैंने वर्क किया। आई हैव परफॉर्म सम वर्क। क्यों? क्योंकि इस पे नीचे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है ना, ग्रेविटी इज पुलिंग दिस पेन डाउन, बट उस फोर्स को, ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करके मैंने, मतलब एक एक्सटर्नल एजेंसी ने इस मार्कर को कुछ h हाइट अटेन कराई। अब जब ये मार्कर एच हाइट पे पहुंच गया तो कुछ वर्क हुआ जो एक्सटर्नल एजेंसी ने किया, वो वर्क इसके अंदर स्टोर हो गया है। द वर्क परफॉर्म बाय द एक्सटर्नल एजेंसी टू टेक दिस मार्कर फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज स्टोर्ड और कंजर्व्ड इनसाइड दिस बॉडी। देयरफॉर ये जो वर्क है जिस फोर्स ने किया है वो कंजर्वेटिव होगा। यहां जो वर्क हुआ है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी हुआ है, so ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। अगर मैं इसको बी पॉइंट से ड्रॉप कर दूं तो ये वापस ग्राउंड पे आ जाएगा। ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी वापस काइनेटिक में चेंज हो जाएगी। यानी ये काइनेटिक कहां से आई? पोटेंशियल से। पोटेंशियल क्या हुआ? वर्क से आया। जो वर्क मैंने किया वो स्टोर हो गया, वो स्टोर हो गया। दैट्स व्हाई दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। यहां पर तुम देखोगे जितने भी यहां पर लाइक मैं फ्रूट्स ले लेता हूं, ये फ्रूट्स हैं, है ना। ये फ्रूट अगर यहां से टूटेगा, ये एप्पल यहां से टूटेगा, नीचे ही जाएगा, जैसा नो। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी इज पुलिंग इट डाउन। और मैं अगर इसको ग्राउंड से उठा के वापस ऊपर लेके जाऊं, कोई एक्सटर्नल एजेंसी से ऊपर लेके जाए, वहां से ड्रॉप कर दे, तो ये नीचे आएगा। यहां इसके पास अच्छी खासी पोटेंशियल एनर्जी होगी जो नीचे आते आते काइनेटिक में चेंज हो जाएगी। जो भी वर्क तुम करोगे अगेंस्ट द ग्रेविटी वो बॉडी के अंदर स्टोर होता रहेगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी which later get converted to kinetic energy when it fall down. Therefore this gravitational force is conservative in nature. और भी तरीके भी और तरीके से भी प्रूव करेंगे। ये वन ऑफ द वे है समझने का कि व्हाट आर कंजर्वेटिव फोर्स।
एक और देखो स्प्रिंग फोर्स का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ एक मैंने बॉल लिया, कॉस्को की बॉल, मस्त है ना। बच्चे करते थे रबर बैंड से, देखा है वो बुलेट मारने वाला, रबर बैंड बनाया, कागज से बुलेट बनाई एंड गन बना रहे हैं उससे। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर मैंने एक स्प्रिंग कंसिडर किया, स्प्रिंग से इसको कंप्रेस कर दिया। अपने आप तो नहीं होगा, कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा किसी एक्सटर्नल एजेंसी को। क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि यहाँ एक रीस्टोरिंग फोर्स आता है जिसे हम स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। एंड दिस स्प्रिंग फोर्सेस आर ऑल्सो कंजर्वेटिव इन नेचर। क्यों? क्योंकि जो भी फोर्स तुमने लगाया, जो वर्क हुआ, जो वर्क परफॉर्म हुआ इस बॉल को अंदर कंप्रेस करने के लिए, इस स्प्रिंग को दबाने के लिए, वो वर्क स्टोर हो गया, वर्क स्टोर हो गया है। देयरफॉर वर्क इज कंजर्व्ड। तो जो ये फोर्स है जिसके अगेंस्ट तुम्हें काम करना पड़ा, स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट, क्योंकि स्प्रिंग अपोज कर रहा था कंप्रेस होने से, देयरफॉर द स्प्रिंग फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। जो भी वर्क किया स्टोर हो गया था, अभी छोड़ दूंगा तो क्या होगा? आगे जाएगा ना, लॉन्च हो जाएगी बॉल, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। देयरफॉर स्प्रिंग फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। और भी डेफिनेशन है, ये एक सबसे पहला तरीका था, मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स मूव ऑन टू सेकंड वन। दूसरा है कि हम कह सकते हैं दैट दीज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव। एनी फोर्स इज कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय फोर्स। अच्छा, यहां एक चीज ध्यान रखनी है, एग्जाम्स में मैं देखता हूं बहुत बच्चे ना ऐसे लिख के आते हैं कंजर्वेटिव फोर्स को, फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये ध्यान रखना है। वर्क डन बाय द फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। ऑलराइट, तो इसको ध्यान रखना है। इफ वर्क डन बाय फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, then I can say the forces are conservative in nature. This is my second explanation to the conservative force. एग्जाम में तुम ये डेफिनेशन लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला डायग्राम तुम्हें याद होगा, ये मैं ग्रेविटेशनल के लिए किया था, अभी इसको डिस्क्राइब नहीं करूंगा ज्यादा। ग्रेविटेशनल क्लास 11th में हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर ऑल्सो कंजर्वेटिव। व्हाई? क्योंकि देखो ये ए ब्लॉक मैंने जो लिया है, इस ए ब्लॉक को बी ब्लॉक पे ले जाने के लिए, ए से बी पॉइंट पर ले जाने के लिए कुछ लेट से एच हाइट बोल देता हूं इसको, कुछ एच हाइट, ग्राउंड से ऊपर एच हाइट लेके गया, कुछ वर्क करना पड़ता है। कितना वर्क? यहां पर जो वर्क करना पड़ा वो एम जी एच, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एम जी लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट एच हुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एम जी एच हो गया, स्ट्रेट ले गया। अभी क्या करो, अगर किसी स्लांट एंगल पे लेके जाओगे तो भी वर्क एम जी एच ही आएगा, एम जी एच। अगर तुम स्टेयर्स के थ्रू लेके जाओगे तो भी वर्क एम जी एच ही आएगा। मैं इसके डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं अभी, है ना, ये क्योंकि फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और ग्रेविटेशन अभी मेरा टॉपिक नहीं है। ये सिर्फ एक लिंक क्रिएट करने के लिए कि जैसे ग्रेविटेशन को किया था। देखो ग्रेविटेशन में अच्छा ये है कि हम रिलेट कर सकते हैं, वी कैन सी इट विद आवर आईज, हम आंखों से देख सकते हैं कि हाँ ऐसे लेके जा रहे हैं। चार्ज में तो कुछ दिखता नहीं है ना, चार्ज तुम खुद तो ले जाते नहीं हो, बैटरी लेके जाती है, इसलिए वहां एज्यूम करना, विजुअलाइज करना मुश्किल है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को जब समझते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जब समझते हैं, तो हम इस ग्रेविटेशनल चैप्टर का बहुत यूज करते हैं। ऐसे ही अगर कोई रैंडम पाथ से भी लेके जा रहा हूं बट ग्राउंड से वो एच हाइट ऊपर है, तो वर्क डन हर बार एम जी एच ही रहने वाला है। यहां पर भी वर्क एम जी एच ही रहेगा। व्हाई? बिकॉज दिस वर्क इज डिपेंडेंट ओनली ऑन टू थिंग्स, वन इज द इनिशियल पोजिशन एंड सेकेंड इज द फाइनल पोजिशन। इनिशियल और फाइनल पोजिशन के बीच हाइट का कितना डिफरेंस है, दैट द ओनली फैक्टर ऑन विच दिस वर्क डन इज डिपेंडेंट। एंड ऑब्वियसली अदर वन इज ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो एम जी एच है, चाहे वो ग्राउंड पे है चाहे एच हाइट ऊपर है, एम जी एच ही रहने वाला है, तो वर्क हमेशा एम जी एच ही आएगा। ये हम 11th में कर चुके हैं। अब सेम चीज हम यहाँ 12th में करेंगे। हम क्या करते हैं, एक चार्ज हमारे पास है, रेड बॉल इज अ चार्ज। इस चार्ज को मैं इस ए पोजीशन से उठाकर यहाँ बी पोजीशन पे लेके गया। ए से बी पर रैंडम किसी भी पाथ से लेके जाओ, लेट्स से दिस इज पाथ नंबर 1, दिस इज पाथ ग्रीन वाला पाथ नंबर 2 ले लिया, दिस ब्लू पाथ इज फर्स्ट पाथ, दिस सेकंड पाथ इज ग्रीन 1। दोनों बार जो वर्क होगा वो सेम माना जाएगा, दोनों बार वर्क सेम होगा। कितना वर्क होगा? यहाँ वर्क का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस टाइम्स चार्ज। यहां पर
क्यू चार्ज मान लेता हूं इसको, यहाँ कुछ ये रेड बॉल पे कुछ क्यू चार्ज है, इसको अगर मैं कुछ बी पॉइंट पर लेके गया, ए पे कुछ पोटेंशियल है जिसको मैं नाम दे देता हूं लेट्स से वी ए, यहां पर कुछ पोटेंशियल है लेट्स से वी बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ वी बी माइनस वी ए, तो वर्क कितना हुआ वी बी माइनस वी ए टाइम्स चार्ज। दैट्स माई वर्क डन इन बोथ द केसेस। यहां पर सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस का लेना देना है, जैसे यहां हाइट के डिफरेंस का लेना देना था, तो ऐसे यहां पर पोटेंशियल के डिफरेंस का लेना देना है। चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, वी विल गेट द वर्क डन। दैट्स द सेकंड वे ऑफ एक्सप्लेनेशन अबाउट कंजर्वेटिव फोर्स। एक दो चीजें और है, जैसे जब हम किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं, हमने डिस्कस किया, वो वर्क स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी जब भी किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क होगा, जैसे इस मार्कर के लिए मैंने किया था, मैं इसे कुछ h हाइट ऊपर लेके गया तो एनर्जी स्टोर होगी, मेरा वर्क इसके अंदर स्टोर हो गया, यानी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई। व्हाई? बिकॉज एन एक्सटर्नल एजेंसी हैज डन सम वर्क ऑन दिस मार्कर। तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जब भी वर्क होगा एनर्जी विल इंक्रीज, एंड इसका जो उल्टा होगा कि जब कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा, मतलब ये मार्कर जब नीचे आएगा, समवन इज डूइंग वर्क ना, ये फोर्स लग रहा है नीचे mg, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क आएगा। जब ये मार्कर नीचे आ रहा है तो वर्क कौन कर रहा है? ग्रेविटेशन इज डूइंग द वर्क। मुझे नीचे लाने के लिए तो मुझे पुश नहीं करना ना, अपने आप आ जाएगा नीचे। देयरफॉर ग्रेविटेशनल एनर्जी या ग्रेविटेशनल फोर्स इज डूइंग द वर्क। उस वर्क की वजह से जैसे जैसे नीचे आएगा इसकी एनर्जी कम होती जाएगी। तो दो चीजें याद रखनी है, हियर इट इज, कि जब भी ग्रेविटेशनल या कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, जब भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क होगा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। दैट्स व्हाट आई हैव रिटन हियर। लेट्स से हियर इज माय अर्थ, ये अर्थ है, अर्थ से ऊपर ए पॉइंट है कोई सरफेस पे, सरफेस से कुछ बी पॉइंट पर मैं बॉल को लेके गया, लेट्स से सम h हाइट ऊपर, अपने आप तो नहीं जाएगी बॉल ऊपर, किसी ने वर्क किया, तो जब बॉल ऊपर जाएगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि वर्क इज डन against the conservative force। किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जब भी वर्क होगा तो एनर्जी इंक्रीज करेगी। ग्रेविटेशन का था, इधर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करूं, एक नेगेटिवली चार्ज बॉल ली है, वहां ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर रखा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेके गए, मान लो यहां कुछ वी ए पोटेंशियल था, यहां कुछ वी बी पोटेंशियल है, तुम इसे लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहे हो। देखो जो पोटेंशियल समझ नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ अट्रैक्शन है, जैसे यहाँ पर अट्रैक्शन था, अगेंस्ट द अट्रैक्शन तुम दूर जा रहे हो, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉल नेगेटिव चार्ज बॉल के बीच में अट्रैक्शन था, तुम इसे दूर लेके गए, क्या ये अपने आप हो सकता है? तो नहीं, तुम्हें यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंसी को काम करना पड़ेगा। एक्सटर्नल एजेंसी हैव टू डू सम वर्क against electrostatic force, of attraction। और क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट एक वर्क हुआ है, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है। तो याद रखना इस पॉइंट को, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जब भी वर्क होगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, कंजर्वेटिव फोर्स जब भी काम करेगा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। ये मैंने सबसे नीचे यहां सम कर दिया इस चीज को कि जब भी तुम्हारा पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू मींस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज इक्विवेलेंट टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह इन जनरल हम किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स को रख सकते हैं, जैसे यहां पर वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। याद रखना है। आ रही है बात समझ में? पिछले लेक्चर में भी हमने ये डिस्कस किया था, मोर वर्क, जितना ज्यादा काम करोगे, कब? अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, मोर विल बी द पोटेंशियल।
और यू कैन से पोटेंशियल एनर्जी, बोथ थिंग आर सिमिलर थिंग्स। अगर यूनिट मास लेंगे या यूनिट चार्ज लेंगे तो हम पोटेंशियल बोलते हैं, कोई रैंडम चार्ज लेंगे तो हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं इन दोनों में। एक चीज ध्यान रखेंगे, कंजर्वेटिव ये डिस्कशन हो रहा है, नॉन कंजर्वेटिव क्या है, तो एक एग्जांपल देता हूं नॉन कंजर्वेटिव का। एग्जांपल है फ्रिक्शन, ठीक है। लेट्स से एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करता हूं, जैसे फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन के अगेंस्ट जब भी वर्क होता है वो कंजर्व नहीं होता है, वो क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा, डिसिपेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यही मार्कर लेता हूं, है ना, इस मार्कर को मैं ड्रैग करता हूं सरफेस पे, इसे मैं ड्रैग करके यहां लिया, कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं। जब भी डिस्प्लेसमेंट की फ्रिक्शन के अगेंस्ट हो रहा है ना, जब भी फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करेंगे वो वर्क डिसिपेट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा एंड सेव नहीं होगा, है ना। तो अगर तुम्हारा वर्क सेव नहीं हो पाया तो हम बोलेंगे जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव नहीं है, इट्स अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आ रही है बात समझ? जब भी वर्क हुआ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट हुआ वो कंजर्व नहीं होगा, सेव नहीं होगा, डिसिपेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एज इन केस ऑफ फ्रिक्शन, मैं इसे खींच के पीछे लाया, क्या ये वापस जाएगा अपने आप? तो नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे उठा के ऊपर ले जाऊं एक्स डिस्प्लेसमेंट, तो ये नीचे आएगा अपने आप, तो हाँ अपने आप नीचे आ जाएगा। That's how we can differentiate these conservative and non-conservative forces. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कैसे प्रूव करेंगे कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है? सबसे पहले हमने दो तीन अप्रोच हमने देख लिए। एक ये लास्ट अप्रोच हमारे पास है कि अगर एक जगह से काम करना स्टार्ट किया, मतलब डिस्प्लेसमेंट किया, ए से बी पे गए तो कुछ वर्क हुआ, कुछ डब्ल्यू वर्क हुआ, घूम के वापस आ गए तो वर्क माइनस डब्ल्यू होना चाहिए, या ये कहो ए से बी और वापस ए पे आ जाओ, फॉर अ क्लोज्ड साइकिल नेट वर्क डन शुड बी इक्वल टू 0। अगर ऐसा हो रहा है कि एक पूरे कंप्लीट साइकिल पे नेट वर्क 0 आ रहा है तो हम बोलेंगे फोर्स कंजर्वेटिव है। ग्रेविटेशन से एग्जांपल लेता हूं, मान लो ग्राउंड पर है, हाइट 0 है, कितने एनर्जी, mgh, mg इंटू 0 एनर्जी। मैंने कुछ वर्क किया, mgh, h हाइट ऊपर ले गया, कुछ वर्क हुआ, कुछ पोटेंशियल एनर्जी आई। अभी छोड़ देता हूं, नीचे आएगी, वापस नीचे आ गया। अभी कितनी एनर्जी, वापस 0 हो गई। ऊपर ले गया, कुछ वर्क करना पड़ा था, कुछ पोटेंशियल एनर्जी हो गई थी, लेकिन जब नीचे आएगा उतना ही नेगेटिव वर्क हो जाएगा और नेट हमारा 0 हो जाएगा। ओवर अ क्लोज लूप, जहां से स्टार्ट किया था, अगर घूम फिर के मैं वहीं वापस आ जाऊं तो नेट वर्क 0 हो जाता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाता है। यही हमारा प्रिंसिपल होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंजर्वेटिव प्रूव करने का। इसको डिस्कस करते हैं। देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक Q नॉट चार्ज को या Q चार्ज ले लेता हूं, कि किसी Q चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट पर लेके जाता हूं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टू प्रूव दिस। This means that electrostatic force is conservative. To prove this, we show that work done in moving a unit positive test charge over closed path in electric field is 0. तो मैं Q नॉट यानी टेस्ट चार्ज को लिया, A पॉइंट से B पॉइंट पे लेके जाता हूँ। कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, बाय द डेफिनेशन वी हैव पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्योंकि यहाँ टेस्ट चार्ज है, मैं Q नॉट लूंगा। वर्क कितना हुआ? वर्क हुआ पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम द फॉर्मूला। वर्क क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस कर दो, डेल्टा V टाइम्स Q नॉट। ये जनरल फॉर्मूला है, इस सिचुएशन में अप्लाई करने के लिए WAB A से B पे ले जाने के लिए वर्क हुआ VB माइनस VA टाइम्स Q नॉट। ठीक है भैया, इक्वेशन नंबर 1 कह दो। फिर क्या किया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इन कैरिंग सेम चार्ज फ्रॉम B टू A। वापस B से A लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा? WBA, ये हो गया अपॉन Q नॉट इक्वल टू VA माइनस VB। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये वाला वर्क हमारा WAB हो गया, ये वाला वर्क हमारा WBA हो गया। दोनों को मैं इक्वेशंस को सॉल्व कर लेता हूं। सॉल्व कैसे करा कि ऐड कर दिया, एडिंग 1 and 2 टू गेट टोटल वर्क डन ओवर अ क्लोज लूप।
WAB अपॉन क्यू नॉट, WAB अपॉन क्यू नॉट, LHS LHS को ऐड कर दिया, RHS में RHS को ऐड कर दिया, तो RHS बिकम्स 0। अब क्योंकि RHS 0 हो गया, ओवर अ क्लोज्ड पाथ टोटल वर्क डन हमारा 0 हो गया है, देयरफॉर नो वर्क इज डन, कोई काम नहीं हुआ, इसीलिए मैं कहूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रूव करो, प्रूव दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर, यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, यू हैव टू राइट दिस लाइन, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी को कॉपी कर लेना है। जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस, मेक नोट ऑफ दिस। अभी तक जो हुआ वो थ्योरेटिकल था, समझने के लिए था। दिस इज व्हाट यू हैव टू मेक द नोट इन योर फेयर नोटबुक्स, यही काम आएगा, ये समझना है, ठीक है, कॉपी इट। लास्ट में एक छोटा सा टेबल है, यहां पर ये डिस्कस किया हुआ है कि कब कौन वर्क करेगा, किसका पॉजिटिव किसका नेगेटिव, कब एनर्जी इंक्रीज करेगी कब डिक्रीज करेगी। तो जस्ट मेक दिस एंड जस्ट रिमेंबर दिस, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ नया नहीं है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगर नेगेटिव है, यानी कौन वर्क कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंसी वर्क कर रही है, पॉजिटिव वर्क है तो दैट मींस वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, वर्क इज डन ऑन द अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। तो मेरे पास जो एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज, क्योंकि यहां पर एक्सटर्नल एजेंसी ने वर्क किया है। जैसे जब बॉल को ऊपर लेके जाते हैं, बॉल गोइंग अप इज एन एग्जाम्पल, गोइंग अप, ऊपर लेके जाएंगे तो भाई अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स वर्क होगा, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव, वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, उसका पॉजिटिव है, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी विल गोइंग टू इंक्रीज। और जब नीचे आएगी, बॉल कमिंग डाउन, बॉल नीचे आ रही है, तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी क्योंकि हाइट कम होती जा रही है। यहां पर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज नेगेटिव। और अगर कोई चेंज नहीं है तो वर्क डन 0 है, वर्क डन 0 है। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ध्यान रखना है। 2-4 क्वेश्चन देखते हैं टू मेक दिस कॉन्सेप्ट मोर क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ध्यान रखना है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात चल रही है। नॉन कंजर्वेटिव मीन जिनका फोर्स कंजर्व नहीं होता। ग्रेविटी में ऑलरेडी पढ़ चुका हूं, कंजर्वेटिव है, इट इज कंजर्वेटिव। स्प्रिंग फोर्स ऑलरेडी पढ़ चुका हूं, डायग्राम दिखाया था, कंजर्वेटिव है। इसको भी अभी प्रूव किया कंजर्वेटिव है। तो फ्रिक्शन बचता है, फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। अभी बताया था ना, क्योंकि अगर मैं ड्रैग करता हूं तो क्या ये मार्कर दोबारा वापस जाएगा, नहीं जाएगा। क्या इसके पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई, नहीं हुई। वर्क जो हुआ कहां गया, डिसिपेट हो गया। कैसे, इन द फॉर्म ऑफ साउंड, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी, कैसे भी हो सकता है, बट दिस वर्क इज नॉट कंजर्व, हेंस फ्रिक्शन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। What distinguish conservative force from non-conservative forces? What's the main difference, you can say? So here are the 4 statements. Just go through them. Conservative force can do work over closed path. Conservative force can do work over closed path? No. Work done over closed path is 0. We have just proved. Conservative force always oppose the motion. ऐसा तो हमने डिस्कस नहीं किया कुछ। कंजर्वेटिव फोर्स मोशन को अपोज करे, ऐसा तो कुछ डिस्कस नहीं हुआ है। मुझे तो लगता है कंजर्वेटिव फोर्स मोशन कराते हैं, ऊपर से नीचे अगर बॉल आ रही है, कंजर्वेटिव फोर्स ने करी, कहां से अपोज कर रहा है, नहीं कर रहा है। सी, कंजर्वेटिव फोर्स आर कंजर्व मैकेनिकल एनर्जी while non-conservative force do not. This can be the answer, this seems to be correct. Why? क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्व हो जाना मतलब वर्क का कंजर्व हो जाना। जो वर्क किया था, जो वर्क हुआ है वो कंजर्व हो गया, मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो गई। पोटेंशियल एनर्जी नीचे आ रही है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, कंजर्व है, सम कंजर्व है। दैट्स व्हाई दिस थर्ड आंसर इज करेक्ट। कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट ओनली इन वन डायरेक्शन? नो, इट कैन बी इन एनी डायरेक्शन, both. So option C here is the most appropriate answer. Moving on to next question. How does work done by a conservative force relate to potential energy of a system? Work done by, ठीक है, by है, by conservative force and potential energy. अभी मैंने डिस्कस किया
वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, पॉजिटिव वाला क्वेश्चन है, अगर पॉजिटिव है तो एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, यही यहाँ डिस्कस होगा शायद। लेट्स सी कौन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल गोइंग टू डिक्रीज, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है। यहां देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी, नो। यहां अगेंस्ट होना चाहिए था, अगर अगेंस्ट होता तो यस करेक्ट हो जाता, बट अभी करेक्ट रॉन्ग है ये। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, दिस कैन बी द आंसर। वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट अफेक्ट द, नो दिस इज रॉन्ग। बाय कंजर्वेटिव इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। सो बी एंड डी, डी तो करेक्ट है बिल्कुल, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज डी कि वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स। अगर देखो अगर यहाँ एक ही सेलेक्ट करना है तो आई विल गो विद डी, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। सो ऑप्शन डी सीम्स टू बी मोस्ट अप्रोप्रिएट, दैट्स व्हाई गोइंग विद द ऑप्शन डी हियर। ठीक है, वैसे बी ऑप्शन भी सही है, लेकिन यहाँ पर अगर कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क कर देता है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना। तो हम डी को ही जाएंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। बहुत सारे क्वेश्चन आसान आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर तुमने चैप्टर को ठीक से पढ़ा है, हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो ये सारे क्वेश्चन फटाफट फटाफट हो जाएंगे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ओवर अ क्लोज्ड पाथ? इट इज ऑलवेज जीरो। प्रूव किया है भाई अभी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओवर अ क्लोज्ड पाथ वर्क डन इज जीरो। वी हैव जस्ट प्रूव दिस, ओवर अ क्लोज्ड पाथ वर्क डन इज जीरो, हेंस नो वर्क इज डन। जितना पॉजिटिव वर्क हुआ WAB उतना ही B से A आने में नेगेटिव हो गया, तो नेट वर्क ओवर अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो। नो नो नो, आराम से रीड करना, तीनों स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ A वाला ऑप्शन करेक्ट नजर आता है। Okay, one more, this last question, then we will sum up this class. 2 kg object is lifted vertically. जब भी ऐसा क्वेश्चन है, just try to make a rough diagram. 2 kg ऑब्जेक्ट है, वर्टिकली upward लेके गए हैं, कुछ 5 मीटर ऊपर ले गए with a force of 20 Newton. What is the work done by the person force if the object is lifted by this? देखो ये किसने लगाया, ये मैन ने लगाया, पर्सन ने लगाया। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स कॉस थीटा, एफ एक्स कॉस थीटा। फोर्स कितना है 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड से, फोर्स भी अपवर्ड है, दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है, जीरो। कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू मुझे तो 1 याद आ रही है, यूनिट जूल। वर्क डन इज 100 जूल। हियर माय आंसर इज ऑप्शन डी। सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पर एक 2 kg जस्ट टू कंफ्यूज यू इसलिए दिया हुआ है, फंसना नहीं है। बहुत सारे इंफॉर्मेशन कई बार कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। ऑलराइट, दैट्स इट। बाकी क्वेश्चन ये करना, चलो एक ही है कर लेते हैं। द कार मूव्स अलोंग अ क्लोज्ड सर्कुलर पाथ, नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार इज जीरो। व्हाट कैन बी सेड अबाउट द फोर्सेस इन्वॉल्व्ड? एक कार है, वो क्लोज लूप में मूव कर रही है, ठीक है, ये हमारी कार, और ये क्लोज लूप में मूव कर रही है। नेट वर्क डन बाय ऑल इज जीरो। क्या कह सकते हैं, एक क्लोज लूप में जब सारा वर्क जीरो हो जाता है तो हम कहते हैं जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है। आई कैन से ऑल द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, ऑल फोर्स आर नॉन कंजर्वेटिव, कांट से कार इज स्टेशनरी। जब उसने खुद ही बोला कार मूव कर रही है तो स्टेशनरी का तो मतलब नहीं है। फ्रिक्शन इज द ओनली फोर्स एक्टिंग, नो, फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव। फ्रिक्शन के अगेंस्ट तो ऑब्वियसली नेटवर्क हो रहा होगा। ए, ऑल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। दैट्स द क्लास। आई होप तुम सबको समझ आया हो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। जिसका कुछ ग्रेविटेशन में मिस हो गया हो उसको भी कुछ याद आया हो। याद रखना ये टॉपिक आगे BSc में, MSc में, आगे हायर स्टडीज में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो दैट्स फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।